आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन लेकिन महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि बर्फ जल के ऊपर क्यों तैरता है। What causes ice to float over water? जानना बहुत जरूरी है कि वाटर का लिविस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, और हाइड्रोजन तो हमको मालूम ही है कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और जब H2O बन जाता है मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्थापित रहते हैं जल के एक अणु में। और देखिए, तो हमें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका स्ट्रक्चर है 1s2 2s2 2p4। और इस प्रकार से हाइड्रोजन का तो 1s1 होता ही है। अब जब ये अनुबंधित हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, तो जल का अणु बन जाता है। लेकिन उसमें क्या है, उसके बाद भी दो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल देयर। और चूंकि अभी अनबॉन्डेड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जल के अणु में 105.5 डिग्रीज 104.5 डिग्रीज का एक बॉन्ड एंगल बन जाता है। उसके अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इस प्रकार से है। और जल में एक दूसरी विशेषता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में काफी डिफरेंस है, तो इस प्रकार से जल का एक अणु ऑक्सीजन के द्वारा दूसरे जल के अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण के कारण जो बंध बनता है वो उतना प्रबल नहीं होता जितना कि कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी प्रबल होता है, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप देखिए इस चित्र में या इस डायग्राम में वाटर का एक अणु है, जिससे कि चार जल के अणु अलग अलग हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे हुए हैं या बंध स्थापित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जल में जुड़ जाना वाटर के अणुओं के द्वारा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी ये विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब एक बात और है, ठोस आइस या बर्फ जल के ऊपर तैरता है, उस या आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर, उसका क्या कारण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और जैसे कि सीधा संबंध किसी भी चीज के डेंसिटी पर आधारित है, इसलिए हम उस पर विचार करें कि आइस की डेंसिटी कितनी है और वाटर की डेंसिटी या घनत्व कितना है। अब जैसा कि हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस की डेंसिटी 0.917 है, जबकि वाटर की हमको मालूम है, लिक्विड जल की ये डेंसिटी 1.0 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। तो इस प्रकार से चूंकि बर्फ का घनत्व कम है और जल का घनत्व अधिक है, थोड़ा अंतर है, इसलिए बर्फ जल के ऊपर निश्चित रूप से तैरेगी या फ्लोट करेगी। दैट्स द मेन रीजन। बट देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन अबाउट, इफ यू लुक एट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस चूंकि ठोस है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविम में होता है। एंड जब हम जल को जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं इनटू आइस, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जल के अणुओं के बीच में इस प्रकार से होल्स बन जाते हैं, यानी वैकेंट स्पेसेस रहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जिसको हम सॉलिड स्टेट में और ज्यादा समझेंगे जब हम सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। तो इन वैकेंट स्पेसेस में होल्स, जिसको कि हम होल्स भी कह सकते हैं, उसमें वायु या एयर इन्वॉल्व हो जाती है, गेट्स इनटू इट एंड मेक्स इट लाइटर आल्सो। एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस,
lesser than water. And दूसरी चीज एक और जरूरी है कि समान भार के लिए अगर लिक्विड वाटर का समान भार लें और सॉलिड आइस का समान भार लें, समान भार है, समान मास है, इक्वल मास है, तो हम देखते हैं कि सॉलिड आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और जल का वॉल्यूम कम होता है. So these are the important points which we need to know, and that's why our point of studies is about, do you know